आज सुबह आपने उठकर लाइट जलाई होगी, फ्रिज खोला होगा, मोबाइल चार्ज पर लगाया होगा और पंखा चलाया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बिजली आखिर आती कहां से है? एक स्विच दबाते ही आपके घर में रोशनी कैसे फैल जाती है? तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बिजली की पूरी कहानी जानेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 में हम समझेंगे कि बिजली की खोज किसने की, बिजली बनती कैसे है और कोयला, पानी, हवा, सूरज और परमाणु ऊर्जा जैसे स्रोतों से बिजली कैसे पैदा की जाती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि पावर प्लांट से निकलकर बिजली ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन और विशाल ट्रांसमिशन लाइनों के जरिए आपके घर तक कैसे पहुंचती है। इसके बाद पार्ट 2 में हम बिजली के बिल का पूरा खेल समझेंगे। बिल बनता कैसे है, ज्यादा क्यों आता है, एक यूनिट क्या होती है, स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर कैसे काम करते हैं, बिजली चोरी कैसे पकड़ी जाती है और बिल कम करने के आसान तरीके क्या हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि बिजली बनाई जाती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो बिजली बनाई नहीं जाती, बल्कि किसी दूसरी ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। यानी बिजली ऊर्जा का एक रूप है। कोयले की गर्मी, पानी का बहाव, सूरज की रोशनी, हवा की ताकत या परमाणु ऊर्जा को बिजली में बदला जाता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 1831 में हुई थी, जब प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने एक अद्भुत खोज की। उन्होंने पाया कि अगर किसी चुंबक को तांबे की तारों के पास घुमाया जाए तो बिजली पैदा की जा सकती है। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि आज भी दुनिया के लगभग सभी बड़े पावर प्लांट इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। चाहे कोयले का पावर प्लांट हो, पानी का बांध हो या परमाणु बिजली घर, लगभग हर जगह अंत में एक चुंबक और तारों की मदद से बिजली पैदा की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरी आधुनिक दुनिया एक घूमते हुए चुंबक पर टिकी हुई है। अब सवाल आता है कि पावर प्लांट में आखिर होता क्या है? वास्तव में किसी भी पावर प्लांट का मुख्य उद्देश्य एक बड़ी टरबाइन को घुमाना होता है। टरबाइन को आप एक विशाल पंखे की तरह समझ सकते हैं, जिसके ब्लेड कई मंजिला इमारत जितने बड़े हो सकते हैं। जब यह टरबाइन घूमती है तो इसके साथ जुड़ा हुआ जनरेटर भी घूमता है। जनरेटर के अंदर चुंबक और तांबे की कुंडलियां होती है। जैसे ही चुंबक घूमता है, बिजली पैदा होने लगती है। अब सवाल यह है कि टरबाइन को घुमाने की ताकत कहां से आती है? यही वह जगह है जहां अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। भारत में आज भी सबसे ज्यादा बिजली कोयले से बनाई जाती है। कोयले को बड़े बॉयलरों में जलाया जाता है। इससे बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है, जो पानी को भाप में बदल देती है। ये भाप बहुत तेज गति से टरबाइन के ब्लेडों से टकराती है और उन्हें घुमाती है। टरबाइन घूमती है, जनरेटर घूमता है और बिजली पैदा हो जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया की एक कमी भी है। कोयले में मौजूद कुल ऊर्जा का केवल एक हिस्सा ही बिजली में बदल पाता है। बाकी गर्मी और धुएं के रूप में नष्ट हो जाता है। पानी से बिजली बनाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। बड़े बड़े बांधों में पानी को ऊंचाई पर जमा किया जाता है। जब पानी छोड़ा जाता है तो वह तेजी से नीचे गिरता है और रास्ते में लगी टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन के घूमते ही जनरेटर बिजली बनाना शुरू कर देता है। भारत के कई बड़े बांध जैसे भाखड़ा, नांगल और टिहरी बांध इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। इस तरीके की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ईंधन नहीं जलता और प्रदूषण भी बहुत कम होता है। सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ ना तो कोई टरबाइन होती है और न ही कोई घूमता हुआ चुंबक। सोलर पैनलों में सिलिकॉन नाम का पदार्थ लगा होता है। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो इनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन सक्रिय हो जाते हैं और बिजली पैदा होने लगती है। इस प्रक्रिया को फोटोवोल्टिक प्रभाव कहा जाता है। यही कारण है कि सोलर पैनल बिना किसी आवाज के सीधे सूरज की रोशनी को बिजली में बदल सकते हैं। परमाणु बिजली घर यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से एक माना जाता है। यहाँ यूरेनियम के परमाणुओं को तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया से बहुत अधिक गर्मी निकलती है, जो पानी को भाप में बदल देती है। फिर वही भाप टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन जनरेटर को। अंत में बिजली पैदा होती है। यानी चाहे स्रोत कोई भी हो, लगभग हर पावर प्लांट का अंतिम लक्ष्य टरबाइन और जनरेटर को घुमाना ही होता है।
बिजली आपके घर तक कैसे पहुंचती है। अब मान लीजिए कि पावर प्लांट में बिजली बन गई, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। बिजली को सैकड़ों किलोमीटर दूर आपके घर तक पहुंचाना होता है। अगर बिजली को सीधे कम वोल्टेज पर भेजा जाए तो रास्ते में बहुत अधिक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसलिए इंजीनियर एक खास तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले पावर प्लांट के पास लगे ट्रांसफार्मर बिजली का वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। कई जगह ये वोल्टेज लाखों वोल्ट तक पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बिजली लंबी दूरी तय करते समय कम से कम ऊर्जा खोए। इसके बाद यह बिजली विशाल ट्रांसमिशन टावरों और मोटी तारों के जरिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर करती है। जब यह बिजली शहरों के पास पहुंचती है तो सबस्टेशन में इसका वोल्टेज कम किया जाता है। फिर स्थानीय ट्रांसफार्मर इसे और कम करके लगभग 230 वोल्ट तक ले आते हैं। यही 230 वोल्ट की बिजली आपके घर की वायरिंग में पहुंचती है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है और बिजली बल्ब, पंखे या किसी भी उपकरण तक पहुंच जाती है। कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि बिजली को बड़ी मात्रा में स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पावर प्लांटों को हर समय उतनी ही बिजली बनानी पड़ती है जितनी उस समय देश में उपयोग हो रही हो। रात में जब मांग कम होती है तो बिजली उत्पादन भी कम कर दिया जाता है। लेकिन गर्मियों में जब लाखों एसी एक साथ चलते हैं तो पावर प्लांटों को पूरी क्षमता से काम करना पड़ता है। ये संतुलन दिन रात लगातार बनाए रखा जाता है। दूसरी रोचक बात एसी और डीसी करंट की है। बैटरियों से निकलने वाली बिजली डीसी यानी डायरेक्ट करंट होती है, जबकि हमारे घरों में आने वाली बिजली एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट होती है। एसी करंट की दिशा लगातार बदलती रहती है और इसी वजह से इसे लंबी दूरी तक भेजना आसान होता है। भारत का बिजली नेटवर्क भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। आज पूरा देश एक विशाल पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि देश के एक हिस्से में बनी बिजली कुछ ही क्षणों में दूसरे हिस्से तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि करोड़ों लोगों के घरों में एक साथ बिजली उपलब्ध हो पाती है। पार्ट 2, बिजली का बिल का पूरा गणित आसान भाषा में समझो। हर महीने एक कागज आता है और उस कागज को देखकर दिल बैठ जाता है। बिजली का बिल। आपने सोचा इस महीने ज्यादा कुछ चलाया नहीं, फिर ये इतना कैसे आ गया? मीटर तेज चल रहा है, बिजली विभाग ने गड़बड़ी की, या घर में कोई चोरी से बिजली खर्च कर रहा है? सच ये है, बिजली का बिल एक ऐसा खेल है जो आपको कोई समझाता नहीं, लेकिन आज मैं समझाऊंगा। एक यूनिट क्या होती है, मीटर कैसे गिनता है, बिल में कौन कौन से चार्ज छुपे होते हैं, और सबसे जरूरी बात, बिल कम कैसे होगा। तो शुरू करते हैं, और एक बार शुरू करने के बाद रुकिएगा मत, क्योंकि पार्ट 9 में एक ऐसी कैलकुलेशन है जो शायद आपका एसी बंद करवा दे। पार्ट 1, बिजली का बिल बनता कैसे है, समझिए। एक सिंपल बात, जब आपके घर में पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, टीवी चलता है, तो वो सब बिजली खाते हैं, और घर के बाहर लगा मीटर उस खपत को चुपचाप रिकॉर्ड करता रहता है। महीने के अंत में बिजली विभाग वाले मीटर की रीडिंग देखते हैं। इस महीने की रीडिंग में से पिछले महीने की रीडिंग घटा दो, जो बचा वो हुई आपकी कुल यूनिट। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। बहुत लोग सोचते हैं यूनिट गुणा रेट बराबर बिल, बस इतना ही। नहीं, बिल में कम से कम 5 से 6 चीजें जुड़ती हैं। पहली है एनर्जी चार्ज, यानी आपने जितनी यूनिट खर्च की उसका चार्ज। दूसरी है फिक्स्ड चार्ज, ये वो चार्ज है जो तब भी आता है जब आप 1 यूनिट भी ना खर्च करें, सिर्फ कनेक्शन होने की फीस। तीसरी है मीटर चार्ज, मीटर लगाने और उसे मेंटेन करने का खर्च। चौथी है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सरकार का टैक्स। पांचवी है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, जब बिजली बनाने का खर्च बढ़ता है तो वो बोझ आप पर डाला जाता है। और इन सब के ऊपर और भी छोटे छोटे सरकारी शुल्क, यानी जो बिल आपके हाथ में आता है वो सिर्फ बिजली का दाम नहीं होता, उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। पार्ट 2, बिजली का बिल इतना ज्यादा क्यों आता है, ये सवाल लगभग हर घर में पूछा जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि शायद मीटर तेज चल रहा है, लेकिन असल वजह अक्सर हमारे घर के उपकरण होते हैं। सबसे बड़ा कारण एसी है। 1.5 टन का एसी रोज कई घंटे चलने पर महीने में बड़ी मात्रा में बिजली खर्च कर सकता है। दूसरा कारण पुराना फ्रिज है,
जिसकी कार्य क्षमता समय के साथ कम हो जाती है और वह ज्यादा बिजली खाता है। गीजर भी बिजली की खपत बढ़ाने वाले उपकरणों में शामिल है। इसके अलावा टीवी, सेट टॉप बॉक्स और मोबाइल चार्जर जैसे उपकरण स्टैंड बाय मोड में भी थोड़ी थोड़ी बिजली खर्च करते रहते हैं। यही छोटी छोटी खपत मिलकर महीने के अंत में बिजली के बिल को काफी बढ़ा देती है। 1 यूनिट बिजली क्या होती है और इसकी कीमत कितनी होती है? बिजली के बिल को समझने के लिए सबसे पहले 1 यूनिट का मतलब समझना जरूरी है। 1 यूनिट बिजली यानी 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा इसका मतलब है कि अगर 1000 वॉट का कोई उपकरण 1 घंटे तक चले तो वह 1 यूनिट बिजली खर्च करेगा। उदाहरण के लिए 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे चले या 50 वॉट का पंखा 20 घंटे चले तो दोनों लगभग 1 यूनिट बिजली खर्च करेंगे। अब बात कीमत की करें तो 1 यूनिट का रेट पूरे भारत में एक जैसा नहीं होता। हर राज्य का बिजली विभाग अलग रेट तय करता है। आमतौर पर यह 4 रुपये से 10 रुपये प्रति यूनिट के बीच होता है। साथ ही अधिकांश जगहों पर स्लैब सिस्टम लागू होता है, जिसमें ज्यादा यूनिट खर्च करने पर प्रति यूनिट कीमत भी बढ़ जाती है। पार्ट 5, बिजली मीटर यूनिट कैसे गिनता है? बिजली मीटर हर समय आपके घर की बिजली खपत को मापता रहता है। यह मुख्य रूप से वोल्टेज और करंट को मापकर बिजली की शक्ति का हिसाब लगाता है। समय के साथ ये खपत जुड़ती रहती है और यूनिट में बदल जाती है। पुराने मीटर में घूमने वाली डिस्क होती थी, जबकि नए डिजिटल मीटर अधिक सटीक और सुरक्षित होते हैं। पार्ट 6, स्मार्ट मीटर कैसे काम करता है? स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर से ज्यादा उन्नत होता है। यह बिजली की खपत को रिकॉर्ड करके इंटरनेट के जरिए सीधे बिजली विभाग तक भेजता है। इसे मीटर रीडर की जरूरत नहीं पड़ती। यह छेड़छाड़ और बिजली चोरी का पता भी लगा सकता है। साथ ही उपभोक्ता अपने मोबाइल पर बिजली खपत की जानकारी देख सकते हैं। पार्ट 7, प्रीपेड स्मार्ट मीटर क्या होता है? प्रीपेड स्मार्ट मीटर मोबाइल रिचार्ज की तरह काम करता है। पहले बैलेंस डालिए, फिर बिजली इस्तेमाल कीजिए। बिजली खर्च होने पर बैलेंस कम होता जाता है और खत्म होने पर सप्लाई बंद हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको हर महीने बड़े बिजली बिल की चिंता नहीं रहती। पार्ट 8, बिजली का बिल कम कैसे करें? बिजली का बिल कम करने का सबसे आसान तरीका है एलईडी बल्बों का उपयोग करना, क्योंकि वे पुराने बल्बों की तुलना में बहुत कम बिजली खर्च करते हैं। नया एसी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीदते समय हमेशा 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरण चुनें। एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखें। इससे आराम भी मिलेगा और बिजली की बचत भी होगी। टीवी, सेट टॉप बॉक्स और चार्जर को स्टैंड बाय मोड में छोड़ने की बजाय पूरी तरह बंद करें। इसके अलावा पुराने और कम दक्षता वाले उपकरणों को बदलकर भी हर महीने बिजली के बिल में अच्छी बचत की जा सकती है। पार्ट 9, एसी चलाने से कितना बिल आता है? 1.5 टन एसी लगभग 1.5 किलोवाट बिजली खर्च करता है। अगर इसे रोज 8 घंटे चलाया जाए तो यह लगभग 12 यूनिट प्रतिदिन और 360 यूनिट प्रति महीने खर्च कर सकता है। 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सिर्फ एसी का खर्च लगभग 2880 रुपए तक पहुंच सकता है। पार्ट 12, बिजली चोरी कैसे पकड़ी जाती है? बिजली चोरी पकड़ने के तरीके आज पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और सटीक हो चुके हैं। पहले केवल मौके पर जांच करके चोरी पकड़ी जाती थी, लेकिन अब स्मार्ट मीटर और डिजिटल तकनीक ने यह काम आसान बना दिया है। यदि कोई व्यक्ति मीटर के साथ छेड़छाड़ करने, उसे खोलने या बाईपास करने की कोशिश करता है, तो कई स्मार्ट मीटर तुरंत बिजली विभाग को अलर्ट भेज देते हैं। इसके अलावा विभाग लगातार डेटा का विश्लेषण करता रहता है। यदि किसी क्षेत्र में बिजली की सप्लाई ज्यादा हो लेकिन बिलिंग कम दिखाई दे तो जांच शुरू कर दी जाती है। ट्रांसफार्मर स्तर पर भी बिजली के आने और जाने का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे चोरी का पता लगाया जा सकता है। बिजली बिल में टैक्स क्यों लगता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि बिजली बिल में टैक्स क्यों लिया जाता है। असल में बिजली सिर्फ बनाने से काम नहीं चलता। उसे पावर प्लांट से आपके घर तक पहुंचाने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें, सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर और बड़े-बड़े बिजली नेटवर्क की जरूरत होती है। इन सभी प्रणालियों के संचालन और रखरखाव पर लगातार खर्च होता है। इसके अलावा इंजीनियर
तकनीकी कर्मचारी और अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण सरकार बिजली बिल में विभिन्न प्रकार के टैक्स और शुल्क जोड़ती है ताकि पूरी बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। और एक बात, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपने गांव कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं भी जानना चाहती हूँ कि डेली लर्न 3 पॉइंट की फैमिली भारत के किन कोनों तक पहुँच चुकी है। और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके घर में इस महीने कितनी यूनिट का बिजली बिल आया।